Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna do the UGC नेट क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपसे इंटेलिजेंस, क्रिएटिव, मेमोरी एंड लैंग्वेज से रिलेटेड पूछे गए हैं चैप्टर 6 के अंदर से। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, हम अराउंड 50 टू 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आपका यूजीसी का नेट का पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो अगर कुछ यहाँ से क्वेश्चन मिले तो आप लोग उनको सही करके आएँ। ऑल तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यूजीसी के बारे में बात करूं तो अराउंड 30 टू 40% ऑफ द क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के अंदर से ही आते हैं। तो अगर आप यूजीसी का पेपर देने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जाएं। बात करते हैं क्वेश्चंस की, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पर्सन अदरवाइज लिमिटेड इन द मेंटल एबिलिटी हैज अमेजिंग स्पेसिफिक स्किल्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास क्या है, लिमिटेड मेंटल एबिलिटी है, यानी कि आप कह सकते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है, या फिर एक जो मेंटल एबिलिटी है बहुत ही ज्यादा क्या है, लिमिटेड है। हैज अमेजिंग स्पेसिफिक स्किल्स, आपने देखा होगा कि कई इंडिविजुअल उनकी मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू द अदर इंडिविजुअल बहुत ज्यादा लो होती है, बट एक स्पेसिफिक स्किल में वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्किल होती है उनके पास किसी एक स्पेसिफिक टास्क के अंदर। तो वो किस वजह से होता है या फिर उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, हमने इसको पढ़ भी रखा है, मैंने आपको बता भी रखा है। सेवेंट सिंड्रोम होता है व्हेन एन इंडिविजुअल हु हैज वेरी लो आईक्यू, या फिर जिसकी आईक्यू बहुत ज्यादा लो होती है, या मेंटल एबिलिटी जो होती है वो क्या होता है, लिमिटेड होती है, बट जो अदर स्पेसिफिक स्किल्स हैं उसके अंदर वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, बहुत ज्यादा होशियार रहता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक इंडिविजुअल है जिसकी आईक्यू बहुत ज्यादा लो है, लेकिन उसको क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा अमेजिंग स्किल्स या फिर फैक्ट्स या फिर नॉलेज बहुत है। एक इंडिविजुअल जिसकी आईक्यू काफी ज्यादा लो है, या फिर आप कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन उसके अंदर चेस बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा खेलने का मतलब ये नहीं है नॉर्मल, अच्छा खेलने का मतलब है नॉर्मल से भी अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, राइट। नॉर्मल इंडिविजुअल से भी ज्यादा उस पर्टिकुलर टास्क में उसकी जो आईक्यू, या फिर टू परफॉर्म ए टास्क, कि उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर रही है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेवेंथ सिंड्रोम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड लिस्ट ए को लिस्ट बी से बनाना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड, देखिए मैंने आपको बताया था जहां पर भी साउंड हो कहीं ना कहीं आपको फी एच ओ फोनी मिलेगा, यानी कि सी का आंसर 2 है। सी का आंसर 2, सी का आंसर 2, सी का आंसर अगर आप देखोगे, सी का आंसर 3 3 4 2, यहाँ पर सी का आंसर आ रहा है, यही आपका आंसर हो सकता है। दोबारा देख लेते हैं फिर भी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मीनिंग, मीनिंग जिस वर्ड का आपका मीनिंग पता चले, मीनिंग का, उसको हम क्या कहते हैं, आपका मॉर्फिंग। रूल्स, रूल्स रेगुलेशन की बात हो रही है, ये क्या होगा आपका सिंटेक्स। बी का 4, बी का 4 यहाँ पर दे रखा है, देखिए डी ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कौन कौन से आपके यहाँ पर स्टेप्स आते हैं। पहला है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग और एलोकेशन ऑफ द रिसर्च। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करते हो या किसी भी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग को अप्लाई करते हो, तो जो उस साइकिल में यानी कि उस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको आपको सिक्वेंसली लिखना है। तो आप देखोगे सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करके उसको डिफाइन करते हो, डिफाइन करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर अलोकेटेड करते हो, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ए बी सी डी यही आंसर होना चाहिए। यहाँ ये फोर्थ लिखा हुआ है, ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर यही आपका सही आंसर है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे हमने कर रखे हैं। 60-65 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ये अराउंड 70 की रेंज में आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। आई थिंक अब ये आपको बहुत इजी लग रहे हैं। While forming a concept, one chooses to take one hypothesis and select many of its features to quickly form the concept at once. देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि सपोज करिए कि कभी भी जब एक इंडिविजुअल या कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को लेकर उससे जो रिलेटेड फैक्टर हैं या फिर उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चीजें हैं उनको भी उस कंसेप्ट के अंदर डाल लेता है, वो क्या कहलाता है। जैसे कि सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि मैं
ट्रिप पे जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ। अब दुबई पे मैं जा रहा हूँ, सिर्फ ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है, इट में पॉसिबल मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। उसके साथ-साथ मैंने क्या कर दिया कि मैं दुबई जाऊँगा तो मैं आईफ़ोन लेके आऊँगा, मैं बुर्ज खलीफा घूमूँगा, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, और मैं उस हाइपोथेसिस को क्या कर रहा हूँ, मान भी रहा हूँ। एक पहला हाइपोथेसिस क्या है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, उसके बाद जो उसके और अलग-अलग हाइपोथेसिस हैं, उन सबको मैं मान रहा हूँ। दिस इज़ कॉमनली नोन एज़ द फोकस गैम्बलिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैंने एक हाइपोथेसिस लिया, उसके जो मल्टीपल फैक्टर्स थे, उन सबको भी मैं क्या मान लेता हूँ, अज़्यूम कर लेता हूँ ट्रू। मीनवाइल जो कंज़र्वेटिव फोकसिंग होता है, उसमें एक ही हाइपोथेसिस होता है, और जो उसका एक फैक्टर होता है, सिर्फ उसी के अंदर मैं उस चीज को मानता हूँ। जैसे कि मैं दुबई जा रहा हूँ, और अगर मैं जा रहा हूँ तो वहां से मैं फोन लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मैं फोन भी लेके आऊंगा, मैं बुर्ज खलीफा पे घूमूंगा, दिस एंड दैट, मैंने अलग अलग मल्टीपल जो मेरे हाइपोथेसिस थे, जस्ट बिकॉज वन हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेबल, मैंने उन सारे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज फोकस गैम्बलिंग। एक हाइपोथेसिस है, उसके साथ एक ही कनेक्टेड है, उसको मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ बेस अपॉन द अवर इनिशियल हाइपोथेसिस, वो आपका कंजर्वेटिव फोकसिंग कहलाता है। यहाँ पर मल्टीपल की बात हो रही है, अगर आप देखोगे मैनी ऑफ इट्स फीचर्स, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फोकस गैम्बलिंग की बात हो रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, असर्शन दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया campaigns are based frequently on the availability heuristic. रीजन क्या दे रहा है, कंज्यूमर रिकॉल इंस्टेंसेस ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड एंड एक्सपेक्टेड दिस आउटकम टू। बिल्कुल ठीक है, अगर आप देखोगे, देखिए एडवर्टाइजमेंट में जो होती है, मीडिया एंड कंपेयरिंग में, आर बेस्ड ऑन द फ्रिक्वेंटली ऑन द एवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीज आपको जल्दी दिख जाती है, वो चीज आपको फ्रिक्वेंटली उस चीज की एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर आप देखोगे जैसे कि आइसक्रीम की एड हो गई, या फिर जो आपके डेली या फिर एवरीडे कि जो थिंग्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उसकी एड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द थिंग्स जो आप डेली या फिर एवरीडे लाइफ में नहीं कर सकते। जैसे कि आपको सोप की एड या फिर ग्रोसरी की एड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। मीनवाइल अगर मैं बात करूं ट्रिप टू डिज्नीलैंड या फिर ट्रिप टू सम फॉरेन कंट्री, या ये टूर पैकेज चल रहा है, वो आपको अकेजनली या तो न्यू ईयर पे या फेस्टिव सीजन पे ही देखने को मिलता है। दैट इज, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। और इसका रीजनिंग क्या है, ये है कंज्यूमर रिकॉल इंस्टेंसेस ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड एंड एक्सपेक्टेड दिस आउटकम टू बी। और इंडिविजुअल को क्या लगता है, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था या ऐसा मैंने सोचा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसे ही होगा। जैसे कि सपोज करिए कि आपसे कहा गया कि ट्रिप का एक आपने ऐड देखा, ठीक है, ट्रिप की आपको बार बार ऐड देखने को दिखा रही हैं, देखिए आपने, तो उस ट्रिप में दिखा रखा था कि आप ऐसा रहेगा और स्नोफॉल में आप स्केटिंग करेंगे और आप स्नोमैन बनाएंगे। आपने कहा ठीक है, आपने ट्रिप ले लिया, लेकिन जब आप ट्रिप में वहां गए, तो फिर आपको याद आया कि यार मैंने जो देखा था या जो मैंने सोचा था या जो मेरे को दिखाया था, उस तरीके की यहाँ पर कंडीशन नहीं है। जैसे कि अगर आप कभी भी बर्फबारी में गए हो, तो आपको 1-2 दिन या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगता है, उसके बाद आप देखोगे वो जो एक रील में जो आपको थिंग्स दिख रही थी, वो रियल लाइफ में सफिस्टिकेटेड नहीं होती है। आपको लगने लग जाता है यार कि ये तो बारिश ही हो रही है, क्योंकि जब बर्फ पिघलने लग जाती है तो कीचड़ कीचड़ बनने लग जाती है। आपको बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है जब आप स्पेशली अगर आप साउथ साइड से आए हो तो, राइट, तो वहां पर फिर उसे लगता है कि यार मैंने ऐसे सोचा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये रीजनिंग में उसका बिल्कुल ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड आर एंड ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसी तरीके से हम फ्रिक्वेंटली चीजें दिखाते हैं क्योंकि उनको बार बार वो चीजें आती रहें याद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्रिएटिविटी हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड इन टर्म ऑफ फॉलोइंग। अगर आप देखोगे क्रिएटिविटी एज ए प्रोडक्ट की तरह भी देखी जाती है, प्रोसेस की तरह भी देखी जाती है, पोटेंशियल की तरह भी देखी जाती है, प्रिजरेंस की तरह नहीं देखी जाती। वाई, क्योंकि प्रिजरेंस मतलब क्या शो करता है, एक तरह से रिजिडिटी, रिजिडिटी, या फिर आप अगर इसको आप मेंटल, आप इसे मेंटल सेट या फिर मेंटल फिक्सनेस भी आप कह सकते हैं। और क्रिएटिविटी और मेंटल फिक्सनेस दोनों क्या है, अपोजिट। तो क्रिएटिविटी और परसिवरेंस भी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी, कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय द थ्रस्टन। अगर आपने थ्रस्टन की थ्योरी पढ़ी है, और मैंने आपको बताया था थ्रस्टन की थ्योरी में उन्होंने जो एबिलिटी दी है आपको सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए। तो थ्रस्टन ने किस किस चीज के बारे में बात करी है, इंडक्शन के बारे में बात करी है, बिल्कुल ठीक है।
स्पैटियल रीजनिंग की बात करिए, बिल्कुल ठीक है। सिंबॉलिक की बात करिए, नहीं सिंबॉलिक की बात नहीं करी है। सिमेंटिका की बात करिए, नहीं, यहाँ पर सिमेंटिक्स होना चाहिए, सीमेंटिक्स या सीमेंटिक, ठीक है। ना सीमेंटिक की बात करिए ना सिंबॉलिक की, इंडक्शन और स्पैटियल की इन्होंने थ्रस्टन ने बात करी है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन में बात कर रहा है जीएफ एंड जीसी, दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, दोनों इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। कोरिलेट पॉजिटिवली अक्रॉस द एज लेवल विद द मॉडरेट मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था कि जो आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है यानी कि जीएफ, जीएफ इनिशिएट करता है किसके साथ, इन्वायरमेंटल के साथ, और क्या बनाता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो अगर आप देखोगे जीएफ जितना बढ़ेगा जीसी भी उतना बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिवली कोरिलेट हो रहा है, जितना घटेगा उतना आपका जीएफ घटेगा तो जीसी भी घटेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन्वायरमेंटल के तो प्रोडक्ट है, जीएफ मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट इज इक्वल टू द जीसी। तो अगर जीएफ बढ़ेगा तो डेफिनेटली जीसी भी बढ़ेगा, यानी कि जीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीसी, राइट। यहाँ पर ये कह रहा है जी एफ एंड जी सी आर द कोरिलेटेड पॉजिटिवली, बिल्कुल ठीक है। असर्शन बिल्कुल ठीक है। जी एफ बीइंग न्यूरल एनर्जी इज इन्वेस्टेड इन द कल्टीवेशन ऑफ द जी सी, बिल्कुल ठीक। देखिए यही तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका जी एफ होता है वो न्यूरल एनर्जी होती है, राइट, दैट इज आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस। जी एफ मल्टीप्लाई होता है किससे, आपका इन्वायरमेंट से, और क्या बना देता है वो, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, बिल्कुल ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इसकी ये रीजनिंग दे रहा है, यानी कि बहुत ए एन आर आर ट्रू, और आर क्या दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये यही तो बता रहा है, न्यूरल एनर्जी इन्वेस्टेड इन द कल्टीवेशन ऑफ द जीसी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा भी रखा और बता भी रखा है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, अकरेंस के ऑर्डर में लैंग्वेज डेवलपमेंट बताना है। आइए देखते हैं। सिमेंटिक, प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल स्पीच। देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्शन ऑफ द मीनिंगफुल स्पीच, ये हमें पता चल गया, ये सेकंड ऑप्शन है। मीनिंगफुल स्पीच अगर बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है सबसे आखिरी में आएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट का लास्ट स्टेप क्या होगा कि बच्चा एक मीनिंगफुल स्पीच को बोल रहा है, तो सबसे लास्ट में आपका सेकंड आना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। देखिए दो ऑप्शन तो मैंने वैसे ही रिजेक्ट कर दिए, इस तरीके से आपको काम करना है। दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, कितने बचे आपका, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब क्या कह रहा है कि बस अगर मैं पहला देख लूं, या तो थर्ड है या फर्स्ट है, इन दोनों में से सबसे पहला कौन सा आना चाहिए, ये थर्ड है ये फर्स्ट है। सिमेंटिक डेवलपमेंट सबसे पहले हो सकता है, नहीं। सिमेंटिक का क्या मतलब होता है यहाँ पर, सिमेंटिक का मतलब ही होता है मीनिंग। क्या बच्चा स्टार्टिंग ही मीनिंग से करेगा, नहीं, मीनिंग से तो नहीं करेगा। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या था। यहाँ पर अगर आप देखोगे थर्ड पार्ट में फोनोलॉजिकल, यानी कि फोनोलॉजिकल क्या होता है, वॉइस से रिलेटेड, तो बच्चा पहले बोलने के स्टार्ट करता है। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर इज ए इज द राइट आंसर। देखिए ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो भी आप कर सकते हैं। मैंने कैसे एलिमिनेट करा कि देखिए प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल स्पीच है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, सबसे आखिरी का स्टेप क्या होगा कि बच्चा एक मीनिंगफुल स्पीच को बोल रहा है, लास्ट पे होना चाहिए। अब मैंने देखा ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने देखा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ थर्ड दे रखा है, यहाँ फर्स्ट दे रखा है। अगर मैं इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा अगर मैं देख लेता हूँ तो मेरे को आंसर पता चल जाएगा। अब मैंने फोर्थ नहीं देखा, मैंने थर्ड देखा और फर्स्ट देखा। मैंने देखा फर्स्ट क्या कह रहा है, सीमेंटिक डेवलपमेंट। क्या बच्चा सबसे पहले सीमेंटिक मतलब बच्चा मीनिंग समझने लग जाएगा कि बच्चा बोलने लगेगा, बोलने लगेगा। पहले क्या करेगा, वॉइस निकालेगा। मैंने आपको बताया था जहां पर भी फोनोलॉजिकल, फोनिम दैट इज वॉइस से रिलेटेड, तो बच्चा पहले वॉइस बोलेगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आज। हाउ डज वन चूज द ऑप्शन विद द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी व्हाइल मेकिंग रैशनल डिसीजन मेकिंग, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा आपको तंग कर सकता है ये क्वेश्चन, ये यूटिलिटी थ्योरम के ऊपर बेस है। यूटिलिटी थ्योरम क्या कहती है, पहले इंडिविजुअल किसी भी चीज के क्या देखता है, लाइक्लीहुड देखता है कि क्या क्या चांसेस है उस चीज के होने के लिए। अगर सपोज करिए कि मैं किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे को उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना आ जाएगा, और उस इन्वेस्टमेंट को मैं कहाँ कहाँ अलग अलग इन्वेस्ट कर सकूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अगर आप देखेंगे असाइनिंग यूटिलिटी, नहीं, यूटिलिटी को असाइन नहीं करूंगा मैं। वेइंग एंड मल्टीप्लाई द यूटिलिटी बाय द लाइक्लीहुड, नहीं, लाइक्लीहुड भी नहीं देखूंगा। इवेल्युएटिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑल अल्टरनेटिव, बिल्कुल ठीक। मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि जो भी मैं
यूटिलिटी के थ्रू कर रहा हूं उसको मैं इवेल्युएट करूंगा उसके अलग अलग ऑप्शंस के साथ, दैट इज इवेल्युएशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ये आएगा। उसके बाद असेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, और अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं या इस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, सेकंड नंबर पे ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि अगर जैसे मैंने इनको कॉन्सिक्वेंस का ये हो गया, फिर मेरे को पता चल गया कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव में आ रहे हैं नेगेटिव में आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं तो मैं छोड़ दूंगा, और अगर पॉजिटिव में आ रहे हैं तो फिर मैं असाइनिंग करूंगा यूटिलिटी को, और लास्ट में असाइनिंग या फिर मल्टीप्लाइंग द यूटिलिटी बाय देयर लाइकलीहुड, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। अगर आप देखोगे तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि सी से स्टार्ट हो रहा है यूटिलिटी में, इवेल्युएट करने से स्टार्ट हो रहा है, आपका क्वेश्चन वहीं पर ही खत्म हो गया था, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो यूटिलिटी थ्योरम थोड़ी अलग है, यहां से एक बार आप जरूर इसको पढ़ के जाए। Which set of the three approaches is more relevant to study the impact of the genetics? अगर आप जेनेटिक्स की बात करेंगे तो कौन कौन से यहाँ पर जो तीन स्टडीज हैं वो ज्यादा रिलेवेंट है। कोरिलेशन बिटवीन द सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग के अंदर भी आपका आ सकता है। कोरिलेशन बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विन, बिल्कुल ठीक है। अडॉप्टेड चाइल्ड, बिल्कुल गलत है। कोरिलेशन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, बिल्कुल ठीक है। देखिए, सपोज करिए आपने किसी इंडिविजुअल को अडॉप्ट करा या किसी बच्चे को किसी के फादर ने अडॉप्ट करा, क्या उस बच्चे में जो अडॉप्ट करा है और उसके फादर में, यानी कि जिन्होंने अडॉप्ट करा है, उन दोनों में कुछ जीन्स का लेना देना है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे में तो किसी और के जीन्स है। अडॉप्ट चाहे किसी और ने करा है लेकिन जो जीन्स है वो तो अलग है। मैं आपको और कॉमन टर्म में समझाता हूँ। सपोज करिए आपने किसी एक पेट को अडॉप्ट कर लिया है, तो क्या पेट में आपके जीन्स चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो जब जीन्स का अडॉप्टेंस से कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल हट गया। और सब में तीन तीन ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि एक दो चार आंसर होगा। एक दो चार कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है। अडॉप्शन का तो अडॉप्शन में अगर हम जेनेटिक की बात करें तो ध्यान रखना क्या रहता है, 0% रहेगा सिमिलरिटी। क्यों? क्योंकि अडॉप्ट कोई भी किसी को कर सकता है, दैट डज नॉट मीन्स कि देयर जीन्स शुड बी सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन में इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट एजुकेशनल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी इन्फ्लुएंस क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस डायरेक्टली एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस इनडायरेक्टली। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्लूइड इंटेलिजेंस इन कल्चरल सेटिंग। ये तो मैंने आपको अभी बताया था। क्या करते हैं हम कि जो आपका जीएफ होता है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, वो मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? इन्वायरमेंटल के साथ। क्या बनाने के लिए? आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को लिए। जीएफ जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है? इन्नेट होती है। तो जीएफ मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट विल प्रोड्यूस जीसी। ये तो बहुत बार कर चुके हैं, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? इन्वायरमेंटल डेट इफेक्ट एजुकेशनल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी इन्फ्लुएंस क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस डायरेक्टली एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस डायरेक्टली। देखिए, किसी में वो कह रहा है पहली बात कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कह रहा है, और फ्लूइड इंटेलिजेंस को इनडायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। जबकि मैंने आपको बताया था जीएफ और जीसी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी तो करा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक के साथ डायरेक्टली है, एक के साथ इनडायरेक्टली है। गलत। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अब देख लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आपकी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द मेयर एंड द सॉल्वे। मेयर एंड सॉल्वे का मॉडल हमने करा हुआ है, बिल्कुल ठीक करा हुआ है। आइए मेयर एंड सॉल्वे की मैं आपको लिख देते हैं। मेयर एंड सॉल्वे ने जो आपके इमोशंस है उनको चार पार्ट में डिवाइडेड करा है। कौन कौन से? पहला उन्होंने सबसे पहला इमोशन जो दिया है दैट इज परसीव इमोशन, परसीव इमोशंस। जो दूसरा उन्होंने दिया है, उन्होंने लिखा है फैसिलेटिंग थ्रू इमोशन, फैसिलेटिंग थ्रू इमोशंस। एक मिनट गाइस, हाँ जी, फैसिलेटिंग थ्रू इमोशंस। तीसरा जो उन्होंने दिया है दैट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। और जो लास्ट आपका दिया है उन्होंने दिया है दैट इज मैनेजिंग इमोशंस।
4 बात करी है मेयर और सॉल्वे ने, गोलमैन ने 5 की बात करी है, कौन-कौन से? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल, वो बात करी है किसने? आपकी गोलमैन ने। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन सिर्फ यही 2 लोगों से पूछा जाता है, मेयर एंड साल्वे और गोलमैन। गोलमैन की जो थ्योरी थी वो बेसिकली किस पे प्रपोज थी? मेयर एंड सॉल्वे के ऊपर ही बेस्ड थी, इस चीज को भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं, देखिए परसीविंग इमोशन पहला ठीक है। यूजिंग थॉट्स टू फैसिलिटेट डिसीजन, बिल्कुल गलत। यहां हम कह रहे हैं फैसिलिटेट थ्रू इमोशन टू मेक द डिसीजन, हम इमोशंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि हम अच्छे डिसीजन ले सके, ये गलत है। अंडरस्टैंडिंग इमोशन, मैनेजिंग इमोशन, यानी कि 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको सीखने को समझने को हमारी वीडियो से मिल रहा हो। अगर आपको सीखने समझने या फिर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके जरूर बताइए हम कैसे आपकी और अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम इन सारी चीज़ों को जो आपको लगता है या फिर कुछ भी आपका सजेशन जिससे हम रेक्टिफाई कर सके, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसी तरीके से हम अपने आप को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपको भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।